फ्रेंड्स, दिस इज नंदिनी सिसोदिया एंड यू ऑल आर वेलकम टू नंदिनी एकेडमी। जैसा मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि अब हम अपने सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को लेके एक साथ चलेंगे, तो मैं आज हाजिर हूँ आपके सामने। मॉडर्न हिस्ट्री को हम आज से स्टार्ट करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री ही मैंने क्यों चुना, क्योंकि इसका रीजन है कि ज्यादातर लोगों को ना स्कूल टाइम से ही हिस्ट्री से जो है एक फोबिया टाइप रहता है, मतलब एक डर रहता है कि शिट यार, फिर से हिस्ट्री याद करना पड़ेगा, हिस्ट्री को रटना पड़ेगा, हिस्ट्री की इतनी सारी डेट्स हैं, इतना सब कुछ है, कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैंने सोल्यूशन निकाला है कि हम अगर हिस्ट्री को बहुत ही फन वे में पढ़ेंगे और हमें मज़ा आ जाएगा अगर हिस्ट्री पढ़ने में, तो हमें सारी चीज़ें बहुत ही ईजिली हम रिमेंबर कर सकते हैं उन चीज़ों को। तो फ्रेंड्स, मेन चीज़ है कि एग्ज़ाम टाइम में ना ट्रिक्स वगैरह सब कुछ फेल हो जाती हैं। जब एग्ज़ाम का प्रेशर सिर पे पड़ता है ना, और वो आपके पास सफिशिएंट टाइम भी नहीं होता, बहुत ही लिमिटेड टाइम आपके पास रहता है 2-3 घंटे का, तो उसमें सारी ट्रिक्स बेकार। मेन चीज़ आपकी काम आती है आपका अगर फंडामेंटल क्लियर है तो आप बहुत ही ईजिली सभी क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आज से मैं आपके साथ मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करूंगी। मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करने का रीजन एक और है कि सबसे ज्यादा हिस्ट्री में आपको पता है कि हिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है एंशिएंट, सेकंड मिडिवल, और थर्ड आपका होता है मॉडर्न। उसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री तो एक अनदर पार्ट आपका हो ही गया, ठीक है, उसको हम बाद में करेंगे। पहले हम हिस्ट्री के इन पार्ट्स की बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग पार्ट है आपका, वो आपका आता है मॉडर्न हिस्ट्री से, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट भी आएगा, आगे चल के रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये सारी चीजें आपकी आएंगी जिनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब एग्जाम्स में आते हैं। तो हम सबसे पहले अपना जो हिस्ट्री पार्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट है, उसको कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो लोग भी हमारे साथ नए जुड़े हैं, फटाफट से हमारे यूट्यूब चैनल नंदिनी एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो लोग भी फेसबुक पर हैं तो वो फेसबुक पे नंदिनी एकेडमी पेज को फॉलो कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है द एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज, यानी कि यूरोपियन कंपनीज का आगमन। किस तरीके से यूरोपियन कंपनी जो थी हमारे इंडिया में आई और किस तरीके से उन्होंने हमारे यहाँ आकर ट्रेडिंग की, यानी कि व्यापार किया। तो इसके बारे में एक नॉर्मल सा आउटलुक ले लेते हैं कि सबसे पहले हमारे यहाँ जो आए थे वो थे पोर्टुगीज, यानी कि पुर्तगाली। सबसे पहले हमारे यहाँ जो ट्रेड करने आए थे वो थे पुर्तगाली। सेकंड हमारे यहाँ आए थे डच। थर्ड आए थे हमारे यहाँ इंग्लिश, जिन्हें हम ब्रिटिश भी कहते हैं। फोर्थ हमारे यहाँ आए थे डेनिश, और फिफ्थ लास्ट आए थे हमारे यहाँ फ्रेंच। इसके बाद हम बाद में बात करेंगे, आगे नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे कि किस तरीके से फिर फ्रेंच को हटा के फिर बाद में इंग्लिश ने, यानी कि ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ रूल किया। तो सबसे पहली बात है कि ये लोग हमारे यहाँ जो है रूलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आए थे, यानी कि ये हमारे ऊपर किसी भी तरीके का अपना अधिग्रहण करने नहीं आए थे। शुरुआत में ये जब आए थे तो ये हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने की नीति से आए थे, यानी कि ट्रेड करने की नीति से आए थे। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे पोर्टुगीज की, यानी कि पुर्तगालियों की हम सबसे पहले बात करेंगे। तो पुर्तगालियों में सबसे पहले हमारे यहाँ जो है वास्को डी गामा एज अ सेलर, वो हमारे इंडिया में आया। किस तरीके से आया? समुद्री रास्ते की तरफ से आया वो, और उसने सबसे पहले केप ऑफ गुड होप को क्रॉस किया। उसके बाद वो कालीकट तट पे पहुंचा, यानी कि कालीकट पे वो पहुंचा। वहां के उस टाइम का रूलर था किंग जैमोरिन, ठीक है, ये एक हिंदू रूलर था। इसने उसको वेलकम किया, उसने अपने यहाँ उसे 2-3 महीने रोका। उसके बाद मेन है कि वास्को डी गामा किस ईयर में आया था। तो वास्को डी गामा जो है 1498 में इंडिया में आया। कई लोग May 20 कहते हैं, May 27, अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेन रिमेंबर रखिए कि 1498 में वास्को डी गामा जो है इंडिया में आया। अब बात की जाए, सबसे पहला मेन पॉइंट, केप ऑफ गुड होप को क्रॉस करके कैलीकट पहुंचा वो। सेकंड, किंग जैमोरिन ने उसको वेलकम किया, उसको इंडिया में अच्छे से रखा। थर्ड, अब बात की जाए कि वो आखिर इंडिया आया। इंडिया में एक्चुअली उस टाइम पे ना बहुत सारी चीज़ों को लेकर ऑलरेडी यूरोपियन से पहले से ट्रेड होता आया, चाहे वो सिल्क हो,
ब्लैक पेपर हो, बहुत सारी चीजें थी जिनका ट्रेड पहले से होता आया। तो वास्को डी गामा जब इंडिया आया तो यहाँ पे उसने ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का व्यापार उसने किया। काली मिर्च के व्यापार में जब वो वापस रिटर्न हुआ इंडिया से तो उसको 60 टाइम्स यानी 60 टाइम्स प्रॉफिट हुआ। जब उसे 60 टाइम प्रॉफिट हुआ तो उसने कहा इंडिया तो बहुत ही अच्छी प्लेस है, यहाँ पर तो हमें दोबारा से विजिट करना चाहिए। और इसके बाद हुआ ये कि 1501 में यानी कि 1501 में वापस वास्को डी गामा इंडिया आया सेकेंड टाइम। और इस बार वो किस पर्पज से आया कि वो यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करेंगे। फिर उन्होंने कन्ननौर में पहली फैक्ट्री सेटअप की। कहाँ पर? कन्ननौर में। ठीक है, उसके बाद बात की जाए तो पोर्टुगीज ने कैलीकट, कोचीन, कन्ननौर जो कि वेस्ट ऑफ इंडिया का पार्ट है, इधर इधर अपनी 3 जगह और फैक्ट्रीज उन्होंने अपनी स्टैब्लिश की। पोर्टुगीज ने इंडिया में अपनी फैक्ट्री सेटअप कर ली। उसके बाद उन्होंने सोचा कि चलो यहाँ पे अपना थोड़ा सा और एक्सपेंशन किया जाए, यानी कि हमें अपने पोर्टुगीज एम्पायर को थोड़ा सा और यहाँ पे बढ़ाना चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले हमारे यहाँ वॉइसरॉय अपॉइंट किया, यानी कि फर्स्ट वॉइसरॉय जो था वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जिसका टाइम था 1505 से लेके 1509 एडी तक। अब इसने क्या क्या किया, इसने जब यहाँ पे ये वॉइसरॉय बना तो इसने सबसे पहले डिफीट किया अरब ट्रेडर्स को, यानी कि अरब व्यापारी जितने भी थे वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के टाइम में उनको डिफीट किया गया, यानी कि उनको हराया गया। सेकंड, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी बनाई। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है इसको जान लेते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी में देखिए नाम से ही समझने की कोशिश कीजिए। ब्लू वाटर यानी कि नीला पानी। नीला पानी किसका? ओशियन का। तो इसने सोचा कि हम अपनी नेवी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें जिससे कि इंडियन ओशियन के ऊपर पूरा हमारा एक तरीके से कह सकते हैं अधिकार हो जाए। तो यानी कि हर तरफ जो है पोर्टुगीज का अधिग्रहण हो जाए, तो इसी को ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। यानी कि ये अपनी नेवी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था, अपनी नेवल पावर्स को इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहता था इंडियन ओशियंस में, ताकि सारा का सारा जो ट्रेड है वो पोर्टुगीज के अंडर में रहे। तो यही हमारी ब्लू वाटर पॉलिसी कहलाई। फिर 1509 में क्या हुआ कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को डिफीट कर दिया। किसने? इजिप्टियंस ने। डिफीट तो किया ही, इसको साथ के साथ इसको उन्होंने किल भी कर दिया, मार भी दिया। तो 1509 एडी तक इसी वजह से इसका राइन पीरियड जो था 1505 से लेके 1509 एडी तक का था। ठीक। सो फ्रेंड्स, अल्मीडा की मृत्यु के बाद यानी कि जब अल्मीडा को मार दिया गया, उसके बाद हमारे यहाँ सेकेंड गवर्नर जो पोर्टुगीज आए वो थे अल्फांसो डी अल्बुकर्की। ठीक है, ये एज अ गवर्नर इंडिया में आया था। और उसके बाद 1510 में इसने गोवा को कैप्चर किया। गोवा को कैप्चर किया। उसके बाद बीजापुर के सुल्तान थे यूसुफ आदिल शाह, इसको इन्होंने डिफीट किया। डिफीट करने के बाद बीजापुर को इसने अपनी कैपिटल बना लिया, यानी कि राजधानी बना लिया इसने बीजापुर को। सेकंड, अगर हम बात करें कि असली फाउंडर कौन था, आखिर असली आप कह सकते हैं संस्थापक कौन था पुर्तगालियों का, तो उसमें आपका सही आंसर होगा अल्फांसो दी अल्बुकर्की। ठीक है, जो लोग हिंदी मीडियम है तो उनके लिए भी बहुत इजी हो रहा होगा समझना वैसे मेरे हिसाब से। तो ठीक है, उसके बाद बात की जाए कि एज अ रियल फाउंडर अगर हम बात करें पोर्टुगीज की तो अल्फांसो दी अल्बुकर्की। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, इसने अपने रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग किए। किसके साथ? विजयनगर के साथ। विजयनगर के साथ इसने अपने रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग किए। 1511 एडी में इसने मलक्का को कैप्चर किया। मलक्का को कैप्चर, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साउथ एशियन जो मार्केट था। ठीक है, इसको इसने कैप्चर किया। 1515 में इसने हॉर्म्यूज जो कि एक तरीके से आप कह सकते हैं मुखाने पर है पर्शियन गल्फ के। ठीक है, वहां हॉर्म्यूज को इसने कैप्चर किया और वहां पे इसने अपना एक किला बनवाया। ठीक है, तो उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई 1515 में गोवा में इसकी मृत्यु हो गई। मेन बात कही जाए तो ये बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। कौन? अल्बुकर्की। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, ये सारी चीज़ों को बहुत संभाल के चलता था। हिंदुओं की भी जनरली इसके बारे में जो बातें लिखी हुई हैं वो ये है कि ये हिंदुओं की केयर करता था, मतलब हिंदुओं के टेम्पल्स वगैरह इन सब की केयर करता था। मेन ये क्या था, धीरे धीरे जो इसकी रिलीजन पॉलिसी थी उसकी वजह से ये मुसलमानों का आप कह सकते हैं कि मुसलमान इससे नफरत करने लगे थे। मेन चीज थी कि इसने इंडिया में बढ़ावा दिया किस चीज को? पोर्टुगीज और इंडियन
जो भी विमेन्स थी उनकी मैरिज को लेकर। तो इसकी जो रिलेशनशिप पॉलिसी थी, आप कह सकते हैं रिलीजन पॉलिसी थी, उसकी वजह से मुस्लिम से इसका मतलब एक आप कह सकते हैं 36 का आंकड़ा रहता था। ठीक है, 1515 में इसकी मृत्यु हो गई गोवा में। गोवा में मृत्यु के बाद इसका नेक्स्ट जो गवर्नर बना वो था नीनो द कुन्हा। इसका टाइम पीरियड था 1529 से लेके 1538 एडी तक। ठीक है, अब बात की जाए, अब हम इसके बाद जो है बात करते हैं कि आखिर पोर्टुगीज का मतलब इसके बाद इन्होंने बहुत सारे किले भी बनवाए। इन्होंने बहुत सारी जगह, गोवा हुआ, दमन हुआ, दीव हुआ, बहुत सारी जगह थी जहां पे इन्होंने अपना धीरे धीरे पोर्टुगीज को बढ़ाया। लेकिन जब इसकी मृत्यु हो गई अल्बुकर्क की, तो उसके बाद धीरे धीरे जो पोर्टुगीज रूलर्स आप कह सकते हैं उनका हमारे यहाँ पे मेन कह सकते हैं अधिग्रहण कम होता चला गया, यानी कि उनकी उतनी अहमियत नहीं रह गई। धीरे धीरे इन लोगों ने क्या स्टार्ट किया पोर्टुगीज ने कि इन्होंने हिंदूज के टेम्पल्स जो थे उनको भी तोड़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, धीरे धीरे ये और लोगों को अपनी क्रिश्चियनिटी के लिए उनको फोर्स करने लगे कि आप हमारा धर्म अपनाओ। तो इसकी वजह से, और जो इसके जो आने वाले जो आप कह सकते हैं सक्सेसर्स थे, यानी कि पोर्टुगीज के जो आने वाली पीढ़ियां थी जो जिन्होंने आके यहाँ पे शासन किया, तो वो इतने पावरफुल नहीं थे जिसकी वजह से उनका डिक्लाइन होता चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पोर्टुगीज का मेन जितना भी टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जान लेते हैं, उसके बाद हम डच को एक्सप्लेन करेंगे। चलिए देखिए, मेन चीज है अभी हमने पढ़ा कि वास्को डिगामा ने कौन सा सी रूट डिस्कवर किया था, इंडिया का। ठीक है, वास्को डिगामा कहाँ से थे, ये एक पोर्टुगीज थे। ठीक है, अब बात की जाए कोलंबस। कोलंबस ने अमेरिका का सी रूट डिस्कवर किया था, और कोलंबस कहाँ का था, ये एक स्पेनिश था। ठीक है, बात की जाए अमेरिका की और ऑस्ट्रेलिया की, तो कैप्टन कुक थे, ये ब्रिटेन के थे, जिन्होंने अमेरिका का भी सी रूट डिस्कवर किया था। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का भी सी रूट इन्होंने डिस्कवर किया था। फिर तस्मान, तस्मान ये हॉलैंड से था। तस्मान ने 2 सी रूट डिस्कवर किए थे। वैन डिमॉन्स लैंड, जिसे आज की डेट में तस्मानिया कहा जाता है, ये इन्हीं के नाम पे पड़ा है। ठीक है, जिसे आज की डेट में तस्मानिया कहा जाता है, किसे, वैन डिमॉन्स लैंड को। ठीक है, उसके अलावा न्यूजीलैंड। तो ये इंपॉर्टेंट आपके मतलब सेलर्स हैं जिन्होंने समुद्री रास्ते के सहारे इन्होंने नई कंट्रीज को ढूंढा, यानी कि उनका रास्ता ढूंढा। सो फ्रेंड्स, आफ्टर डिफीटिंग पोर्टुगीज, ठीक है, जब पोर्टुगीज का डिक्लाइन हुआ तो उसके बाद सेकंड हमारे यहाँ पे जो आए थे वो थे डच के लोग, यानी कि द डच पीपल। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं कि डच जो थे मेन ये कहाँ से आए थे, हॉलैंड से। हॉलैंड से डच हमारे इंडिया में आए थे और इन्होंने यहाँ पे व्यापार करना स्टार्ट किया। डच ही थे जिन्होंने फर्स्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है इंडिया में ओपन करी थी। दूसरी बात जानी जाए, डच ने इंडिया में अपनी कंपनी स्टैब्लिश की थी जो कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से थी, और जिसे हम यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जानते हैं। ये 1602 एडी में, यानी 1602 एडी में इन्होंने ये स्टैब्लिश की थी। उसके बाद इनका मेन मोटो क्या था, मेन था कि ये पूरा ईस्टर्न एशिया पे ये अपना कंट्रोल रखना चाहते थे, वहां पर ये अपना पूरा ट्रेड करना चाहते थे। मेन चीज थी कि इन्होंने कहाँ पर अपने फैक्ट्रीज वगैरह आप कह सकते हैं फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश की, वहां पे अपना अधिग्रहण किया। चिंसुरा में, नागापट्टनम में, सूरत में और मसूलीपट्टनम में। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने डच पीपल्स ने अपना ट्रेड किया। मेन चीज क्या थी कि ये जो थे डच पीपल, इन्होंने ईस्ट एशिया पे इसलिए कंट्रोल किया क्योंकि ईस्ट एशिया को जो है स्पाइस आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। स्पाइस आइलैंड, यानी कि जहाँ पे स्पाइसेस समझ रहे हैं आप, जहाँ पे मसालों का भंडार होता है, क्योंकि ये लोग मेनली मसालों का व्यापार करने के लिए ही इंडिया में आए थे। तो ये इसलिए इन्होंने ईस्ट एशिया पे कंट्रोल किया क्योंकि वो पूरा एक स्पाइस आइलैंड था। उसके बाद ये आपने देख लिया कि इन्होंने कहाँ पे अपना जो है कंट्रोल कर लिया था। उसके बाद मद्रास में इन्होंने पुलिकट फाउंड किया और वहां पर 1610 एडी में इन्होंने अपना
फोर्ट बनाया वहां पे। उसके बाद हम थोड़ी सी चीजें और जानते हैं कि जब इंडिया में डच पीपल्स जो है अपना ट्रेड कर रहे थे, तो उसी टाइम ब्रिटिशर्स यानी कि इंग्लिश पीपल भी हमारे इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए, और वेस्टर्न कंट्रीज में जो है, सॉरी ईस्टर्न कंट्रीज में वो अपना ट्रेड करने के लिए आए। लेकिन डच पीपल्स को वो लोग पसंद नहीं थे, यानी कि इंग्लिश लोगों का इंटरफियरेंस हमारे इंडिया में या कहीं पर भी जहाँ जहाँ पे वो ट्रेड कर रहे थे उन्हें वहाँ पे वो पसंद नहीं था, जिसकी वजह से एम्बोयना मसाक्रे हुआ। एम्बोयना मसाक्रे, मसाक्रे का मतलब समझ लीजिए, मसाक्रे मतलब हत्याकांड, ठीक है। एम्बोयना हत्याकांड क्या था कि यहाँ पे डच लोगों ने मतलब बहुत बड़ी संख्या में ब्रिटिशर्स जो थे उनका कत्ल कर दिया था, मतलब पूरा कत्लेआम कर दिया था। तो वहां पे अनगिनत लोगों की जाने गई थी, जिसको एम्बोयना मसाक्रे कहते हैं। ये हुआ कब था? 1623 एडी में हुआ था। अब इसके बाद क्या हुआ, जब आप किसी के लोगों को मारोगे तो भाई वो भी तो आपसे कह सकते हैं ना कि मतलब एकदम बदला लेने की फिराक में हमेशा रहेंगे। तो फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स और डच का आपस में 36 का आंकड़ा रहने लगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, और इंडिया में आने के बाद उन्होंने मेन अपना पूरा फोकस जो है इंडिया में लगा दिया कि अब हम अच्छे से व्यापार भी करेंगे और अपना रूल भी करेंगे यहाँ पे। फिर 1759 एडी में धीरे धीरे इन लोगों ने डचों को यहाँ से भगाना स्टार्ट कर दिया, और 1759 एडी में इन्होंने सबसे पहले चिंसुरा में अपना ट्रेड का अधिग्रहण किया, और उसके बाद नागापट्टनम में। और इस तरीके से डच का हमारे यहाँ से डिक्लाइन हो गया और ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में आ गए। अब हम इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आके क्या क्या किया और किस तरीके से रूल किया। डच के बाद जो थर्ड ट्रेडर हमारे यहाँ आए थे वो थे ब्रिटिश। अब हम ब्रिटिश की बात करते हैं तो ब्रिटिश राज में 1588 में इन्होंने डिफीट किया था स्पेनिश को। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने अपने ये जितनी भी ईस्टर्न कंट्रीज थी उनके यहाँ ट्रेड इन्होंने स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने 100 लंदन मर्चेंट्स को इंडिया में भेजने के लिए क्वीन एलिजाबेथ वन से परमिशन ली थी। तो दिसंबर 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने इन्हें परमिशन दी कि ये एज अ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड कर सकते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद किंग जेम्स फर्स्ट थे, ठीक है। किंग जेम्स फर्स्ट लंदन के किंग थे, जिन्होंने कैप्टन विलियम हॉकिंस को भेजा था किसके दरबार में? जहांगीर के कोर्ट में, यानी कि जहांगीर के दरबार में उन्होंने भेजा था कैप्टन विलियम हॉकिंस को कि हम आपके इंडिया में जो है ट्रेड करना चाहते हैं। तो उसके बाद इन्होंने अपनी जो मेन फैक्ट्रीज थी वो सेटअप कर ली थी आगरा में, बरोच में और अहमदाबाद में, ठीक है। उसके बाद फ्रांसिस डे जो थे उन्होंने राजा ऑफ चंद्रगिरी के यहाँ से एक स्मॉल लैंड लेके, यानी कि स्मॉल लैंड का टुकड़ा लेके, जमीन का टुकड़ा लेके इन्होंने अपनी नींव रखी थी। कहाँ पे? मॉडर्न मद्रास में। यहाँ इन्होंने अपनी ट्रेडिंग की नींव रखी थी। और यहाँ इन्होंने उसके बाद फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया, यानी कि वहां पे उन्होंने एक फोर्ट बनाया जिसका नाम रखा गया फोर्ट सेंट जॉर्ज। 1608 में किंग जेम्स ने भेजा था कैप्टन विलियम हॉकिंस को, ओके। उस टाइम कौन था? जहांगीर थे, जहांगीर के दरबार में उन्हें भेजा गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बात कर लेते हैं कि 1613 में सूरत में, ठीक है, 1613 में सूरत में परमानेंट फैक्ट्री जो है एस्टेब्लिश की थी, किसने? ब्रिटिशर्स ने। अब बात की जाए चार्ल्स सेकंड जो थे ये एक लंदन के किंग थे, ठीक है, लंदन के किंग थे। और इन्होंने कैथरीन नाम की राजकुमारी से, जो कि उस वक्त के पोर्टुगीज राजा की बेटी थी, उससे इन्होंने विवाह किया। उसके बाद क्या हुआ? इन्हें बॉम्बे जो है एक दहेज के रूप में मिला, यानी कि डाउरी के रूप में इन्हें बॉम्बे जो है मिला। उसको 1668 में यानी 1668 में चार्ल्स सेकंड ने इसको लीज पे दिया। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को इसने लीज पे दिया। उसके बाद 1699 में औरंगजेब थे उस टाइम पे रूलर। 1699 में औरंगजेब के यहाँ इन्होंने अपना प्रस्ताव भेजा और उसके बाद इन्होंने फैक्ट्री सेटअप की। कहाँ? कैलकाटा में, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम जो है एक फोर्ट, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक फोर्ट बनाया फोर्ट विलियम, जो कि किसके नाम पे रखा गया, विलियम थर्ड के नाम पे। ठीक है, नेक्स्ट है इन्होंने हरिहर, बालासर, हुगली और कासिम बाजार, ठीक है, कासिम बाजार, यहाँ पे इन्होंने पूरा का पूरा अपनी जो है फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश कर दी। उसके बाद 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है इंडिया में पूरा अपना ट्रेड किया, अपना व्यापार किया। उसके बाद जो ब्रिटिश क्राउन था, ब्रिटिश क्राउन ने बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी से उसके सारे 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया पे अपना ट्रेड किया। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने पूरा अपना कंट्रोल कर लिया। अब बात करते हैं दानिश की। दानिश कौन होते थे, ये जो डेनमार्क से आए हुए लोग थे उन्हें दानिश के नाम से जाना जाता था। मेन क्या था कि इंडिया में जो है ट्रेड करने के ही मकसद से आए थे। इन्होंने 1620 में ट्राम के पार में अपना ट्रेड किया। उसके बाद 1676 में इन्होंने सारंगपुर जो कि बंगाल में है वहां पे इन्होंने ट्रेड किया। लेकिन इन्होंने इंडिया को कभी एक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा, यहाँ पे उन्होंने पूरा अपना फोकस नहीं किया, आप कह सकते हैं। फिर इन्होंने क्या किया, इनकी जितनी भी फैक्ट्रीज थी या जितने भी ट्रेडिंग सेंटर्स थे उनको इन्होंने सोल्ड आउट कर दिया। ठीक है, उनको इन्होंने सोल्ड कर दिया, किसको, ब्रिटिशर्स को। तो दानिश की अगर बात की जाए तो उनका बहुत ही छोटा सा रोल है, थोड़े टाइम के लिए आए, इन्होंने थोड़ा बहुत ट्रेड किया और बहुत ही अच्छे से कह सकते हैं कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने इंडिया को नहीं देखा और बाद में अपने सारे ट्रेडिंग सेंटर्स जो हैं इन्होंने बेच दिए, किसको, ब्रिटिशर्स को, और वो यहाँ से चले गए। चलिए अब हम लास्ट ट्रेडर्स की बात करते हैं जो थे फ्रेंच। ठीक है, तो फ्रेंच लोगों के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया में ट्रेड इतना अच्छे से पनप रहा था कि जितने भी फ्रेंच पीपल्स थे उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना हम इंडिया में जाके ट्रेड करें तो हमें भी बहुत अच्छा बेनिफिट होगा उसका। तो इन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से यहाँ पे ट्रेडिंग कंपनी इस्टेब्लिश की। कब, 1664 एडी में। ठीक है, 1664 एडी में इन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से स्टैब्लिश की अपनी ट्रेडिंग कंपनी। किसके द्वारा ये स्टैब्लिश की गई थी, तो ये स्टैब्लिश की गई थी कोलबर्ट के द्वारा। कोलबर्ट, आप कोलबर्ट के बारे में जानते हैं कि कोलबर्ट कौन था। कोलबर्ट जो था वो मिनिस्टर था लुइस 14 का। ठीक है, लुइस 14 का ये मिनिस्टर था, यानी कि ये जो थे राजा थे, इन्होंने अपने मिनिस्टर को इंडिया में भेजा था। मिनिस्टर कौन था, कोलबर्ट, उसको इंडिया में भेजा था कि जाओ वहां पे जाके अपनी ट्रेडिंग कंपनी सेटअप करो। तो इन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे सेटअप किया। नेक्स्ट बात करते हैं, इन्होंने 1668 एडी में, ठीक है, 1668 एडी में इन्होंने फर्स्ट अपनी कंपनी स्टैब्लिश की सूरत में। फिर 1669 में इन्होंने सेकंड कंपनी स्टैब्लिश की, कहाँ पे, मसूलीपट्टनम में। फिर बात करते हैं कि 1674 में इन्हें एक जगह मिली, इन्हें एक प्लेस मिली, कहाँ पे, साउथ ऑफ मद्रास, यानी कि मद्रास के दक्षिणी भाग में इनको एक जगह मिली, कि जमीन मिली, जो किसके द्वारा दी गई थी, तंजौर के राजा के द्वारा, यानी तंजौर रूलर के द्वारा इनको वो जमीन का टुकड़ा दिया गया था, जिसको इन्होंने बाद में पौंडीचेरी बनाया। ठीक है, इसको इन्होंने क्या बनाया, पौंडीचेरी। और पौंडीचेरी को इन्होंने, यानी फ्रेंच पीपल्स ने पौंडीचेरी को अपना हेडक्वार्टर बनाया। फिर बात करते हैं हेडक्वार्टर किसके लिए बनाया था, अपने जितने भी इनके सेटलमेंट्स होते थे उनके लिए हेडक्वार्टर बनाया। फिर 1699 में इन्होंने सेटलमेंट के लिए अपना चंद्रनागौर में, मतलब आप कह सकते हैं कि दूसरा इन्होंने अपना सेटलमेंट के लिए प्लेस अपनी इन्होंने ढूंढ ली अपनी फैक्ट्रीज के लिए, सेटलमेंट के लिए। फिर 1725 में माही में ट्रेडिंग कंपनी सेटअप की, 1739 में कराईकाल में की। ठीक है, यहाँ तक फ्रेंच की मेन जो भी कंपनीज एस्टेब्लिश हुई हमने उनके बारे में जान लिया किस एरिया में क्या हुआ। फिर डुप्लेक्स जो था एज अ गवर्नर, ठीक है, एज अ गवर्नर ऑफ फ्रेंच ये इंडिया में आया। और इसके आने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इंडिया में फ्रेंच का, आप कह सकते हैं कि फ्रेंच पीपल्स का धीरे धीरे यहाँ पे बहुत अच्छा शासन होता जा रहा था। फिर 1742 में
ये गवर्नर ऑफ फ्रेंच बन के इंडिया में आया। और 1746 से लेके 1748, अब देखिए बात समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे उस वक्त ब्रिटिशर्स भी थे। अब जब ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पे, तो ब्रिटिशर्स ने जिस तरीके से, दानिश लोग भी उनके सामने नहीं टिक पाए, वो लोग भी चले गए, ठीक है। बात की जाए हमारे डच की, तो वो लोग भी थे, मतलब उनसे नहीं जीत पाए, वो लोग भी निकल गए। अब बात आई फ्रेंच की, तो डुप्लेक्स के नेतृत्व में एक लड़ाई हुई, यानी कि एक घमासान आप कह सकते हैं लड़ाई हुई, जिसका नाम था कार्नेटिक वार, ठीक है। कार्नेटिक वार हुई, ये कब से कब तक हुई? ये 1746 से लेके 1748 तक हुई, जिसमें कि फ्रेंच और इंग्लिश पीपल्स के बीच में एक बहुत कर्री लड़ाई हुई, जिसमें कि इंग्लिश पीपल जो थे, यानी कि ब्रिटिशर्स जो थे, वो विजयी रहे, ब्रिटिश पीपल्स विजयी रहे। उसके बाद फ्रेंच पीपल्स के ऑटोमेटिक यहाँ से ट्रेड जो है समाप्त हो गया, और ब्रिटिश ने फिर यहाँ पे एज अ ट्रेडिंग नहीं, फिर एज अ रूलर आप कह सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पे टेरिटरीज पे धीरे धीरे अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया, और यहाँ पे अपना उन्होंने रूलिंग स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है हिस्ट्री का, द एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज, वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि आने वाले समय में और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे और आपकी धीरे धीरे पूरी हिस्ट्री कवर हो जाएगी। और उसके अलावा मैं इनके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो चुके हैं वो भी आपके लिए मैं धीरे धीरे आपकी वेबसाइट पे जो है अपने यूट्यूब चैनल पे और अपने फेसबुक चैनल पे, इंस्टाग्राम चैनल पे, सब जगह मैं इन्हें अपलोड करती जाऊंगी। बाकी अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, पीडीएफ्स हैं, वो मैं आपको अवेलेबल कराऊंगी, और बाकी उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।